हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 8 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी हुई है। इन तीनों परियोजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये आधारशिला रखी जिसकी लागत है 600 करोड़ रुपए और ये 3 नई परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी गई है। इन 3 प्रोजेक्ट्स में सूरजमल विहार में एक अकादमिक ब्लॉक, द्वारिका में एक अकादमिक ब्लॉक और साथ ही साथ नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज बनाया जाएगा। ये जो 3 नई परियोजनाएं हैं ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। बात करें अगर दिल्ली के द्वारका में CBSE की बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी कि ये 3 जो परियोजनाएं हैं इनका तो आधारशिला रखी ही गई, साथ ही साथ दिल्ली के द्वारका में CBSE की बिल्डिंग में जो CBSE की जो बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी ने जय बापू जय भीम जय संविधान ये जो अभियान है इसको शुरू किया हुआ है? यानी कि कौन सी ऐसी भारतीय पार्टी है जिसने जय बापू जय भीम और जय संविधान के नाम से एक अभियान है इस अभियान को शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो अभियान है उस अभियान को शुरू किया हुआ है। डिटेल में अगर हम इस अभियान के बारे में अगर बात करें तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी का जय बापू जय भीम जय संविधान जो अभियान है वो 3 जनवरी से देश भर में शुरू हुआ। यानी कि 3 जनवरी से ये जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई। पहले यह जो अभियान था यह 27 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद इसकी जो तारीख है वो बढ़ा दी गई थी और अब जाकर के ये 3 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। बात करें इस अभियान का जो समापन है वो 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्मस्थली है यानी कि मध्य प्रदेश के महू में इस अभियान का समापन किया जाएगा और समापन की जो तिथि है वो है 26 जनवरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस जयचंद्रन नायर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि एस जयचंद्रन नायर जी का हाल ही में भी निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से, किस कार्य क्षेत्र से ये संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो मलयालम लेखक रहे, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एस जयचंद्रन नायर का 2 जनवरी को निधन हो गया। यानी कि ये वरिष्ठ पत्रकार तो थे ही, साथ ही साथ लिखते भी थे, लेखक भी थे। वे 85 साल के थे और उम्र संबंधी जो बीमारियां थीं उन बीमारियों से पीड़ित थे और इसी के कारण इनका निधन हो गया है। नायर ने कई सालों तक केरल कौमुदी और समकालिका मलयालम जैसी जो पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं के ये प्रमुख भी रहे। साथ ही साथ साल 2012 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF में आत्महत्या के मामलों में कितने प्रतिशत तक कमी आई है? यानी कि हाल ही फिलहाल में CISF जिसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसमें आत्महत्या के जो मामले थे वो कई सारे मामले देखने को मिल रहे थे कुछ समय पहले, लेकिन फिलहाल इसमें 40% की कमी आई हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी CISF में आत्महत्या के मामलों में 40% तक की कमी देखने को मिली है। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF में आत्महत्या के मामलों में 2024 में 40% तक की कमी आई है। CISF जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी स्थापना
10 मार्च 1969 को हुई थी। बात करें साल 2023 की, तो साल 2023 में सीआईएसएफ के 25 जवानों ने खुदकुशी की थी, यानी कि 25 जो जवान थे इन्होंने खुदकुशी की हुई थी, ऐसा डेटा बताता है साल 2023 का। जबकि 2014 में 15 जवानों ने अपनी जान दे दी है। तो इस प्रकार से 40% की जो कमी है वो देखने को मिली है, ये ऐसा डेटा आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है ये क्वेश्चन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश में कोरोना जैसा नया वायरस HMPV वायरस जो है वो फैला हुआ है। बात करें तो भारत में भी इसके मामले आ चुके हैं। लगभग जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय के अगर करंट आंकड़े देखे जाए तो 8 जो नए केस हैं वो भारत में मिल चुके हैं। और ये कहां से शुरुआत हुई और किस देश में सबसे पहला जो ये मामला है वो देखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि पिछले बार की तरह कोरोना जब आया था तो वो भी चाइना से ही आया था। और ये जो HMPV वायरस है ये भी चाइना से ही फैला हुआ है, चाइना से ही निकल करके आया हुआ है। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी डिटेल से वो वीडियो है, इसके बारे में क्या है, कैसे फैलता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इन सभी के बारे में उसमें बताया गया है। आगे अगर हम बात करें तो कोविड-19 के बाद दुनिया पर अब HMPV जो वायरस है इसका संकट देखने को मिल रहा है। ये खासकर जो अभी तक तो 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उन पर देखने को असर मिला हुआ है। आगे कुछ भी कैसे भी किसी भी तरीके के जो लक्षण हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो चीन में एक बार नए वायरस का संक्रमण फिर से फैल रहा है, जिसके लक्षण भी कोरोना वायरस की ही तरह हैं। और ये कोरोना वायरस के ही रूप में कह सकते हैं, उसी के बाद में ये अब उसी के तरीके के इसमें जो लक्षण हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का जो नाम है वो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि HMPV के नाम से जाना जा रहा है, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, नाक बहना, इन सभी जो सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं वो एकदम दिखाई पड़ते हैं सर्दी के जैसे। और साथ ही साथ कोविड-19 में जिस प्रकार से गले में जो खरखराहट जैसी बातें थी, ये सब जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने विजयवाड़ा विशाखापत्तनम के लिए डबल डेकर मेट्रो को मंजूरी दी है। बात करें अगर कि जो विजयवाड़ा विशाखापट्टनम इनके लिए डबल डेकर जो मेट्रो है, मेट्रो उसकी जो मंजूरी है वो किसने दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में 66 किलोमीटर और विशाखापट्टनम में 76.9 किलोमीटर की डबल डेकर मेट्रो प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी है। बात करें जो डबल डेकर प्रणाली है ये मधुरवाड़ा से थाटी चेतला पलेम तक 15 किलोमीटर और गजुवाका से विशाखा स्टील प्लांट तक 4 किलोमीटर तक ये जो रेंज है ये होने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब ये 69वां जब जम्मू रेलवे डिवीज़न ये बना था तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ था। अब इसका उद्घाटन हो गया है तो फिर से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो हाल ही में किसने जम्मू रेल डिवीज़न का उद्घाटन किया। बेसिकली जम्मू रेल डिवीज़न जो है ये 69वां जो डिवीज़न है वो बन करके आया हुआ है। और इसी के बारे में बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू रेल डिवीज़न का उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू के नए रेलवे डिवीज़न और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। कब, तो 6 जनवरी 2025 को 6 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। और जम्मू जो ये नया रेलवे डिवीज़न बना हुआ है ये देश का 69वां डिवीज़न होगा। और अब तक यह उत्तर रेलवे जोन के फिरोजपुर में आता था और अब जाकर के ये 69वां अलग जो डिवीज़न है ये बना दिया गया है। अभी देश में यानी अभी तक देखा जाए तो देश में रेलवे के कुल 17 जोन थे और 68 डिवीज़न थे। अब 69वां डिवीज़न जम्मू रेलवे डिवीज़न बना दिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन उद्घाटन से ही क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किसने नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया हुआ है।
डिटेल में इसके बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन से गाजियाबाद के साहिबाबाद के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन हुआ? तो 5 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। और जो ये दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल कॉरिडोर है ये 13 किलोमीटर लंबा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार लंबाई बहुत बार पूछी गई है, खासकर जो टिप्पणी के रूप में पूछी गई है। तो इसकी जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर लंबाई है। और दिल्ली से मेरठ जाने वाले जो यात्री होंगे अब सिर्फ 40 मिनट में ही अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कौन से 2 स्पेशल कैटेगरी के वीज़ा जो हैं वो पेश किए हैं, या वीज़ा बात करें उन वीज़ों का निर्माण किया गया है। तो ए ऑप्शन है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा, बी ऑप्शन है ई स्टूडेंट वीज़ा, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वीज़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई स्टूडेंट्स एक्स वीज़ा और ई स्टूडेंट वीज़ा, इन दोनों प्रकार के स्पेशल कैटेगरी वाली जो वीज़ा है वो केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी के जो वीज़ा हैं उनको शुरू किया। एक है ई स्टूडेंट वीज़ा और दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ये जो वीज़ा होगा ये भारत में हायर एजुकेशन के लिए जो इच्छुक विदेशी छात्र हैं उनके लिए ये विकसित किया गया है। यानी कि जो बाहर के जो छात्र हैं, विदेशी छात्र हैं, वो भारत में आकर के अगर पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं ऐसे विदेशी छात्र, तो उन लोगों के लिए जो वीज़ा है स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा, ये 2 वीज़ा शुरू किया गया है। ई स्टूडेंट वीज़ा 5 साल के लिए वैध होगा और इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि इनकी जो समय सीमा है वो 5 वर्ष की है, लेकिन बाद में इसको और अधिक आगे समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ेंगे डिटेल में बात करेंगे अगर, तो बात करें एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो जिसे एरो इंडिया 2025 के नाम से जाना जाएगा, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित येलहंका में आयोजित किया जाएगा। और ये 10 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जो थीम रखी गई है वो है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये थीम भी रखी गई है, इंपॉर्टेंट थीम है। और इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि जब ये कार्यक्रम किया जाएगा एरो इंडिया 2025, तो इसी कार्यक्रम के दौरान मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। तो 10 से 14 फरवरी तक ये जो द्विपक्षीय बैठकें हैं इनका भी आयोजन किया जाएगा मित्र देशों के साथ में। और साथ ही साथ एरो इंडिया 2025 इसका भी आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित येलहंका में इसका आयोजन भी किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।